वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? ओके, तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। ठीक है, लेक्चर हमारा वही है, मतलब सरकमफेरेंस एरिया एंड पेरीमीटर वॉल्यूम से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जो है हम कवर कर रहे हैं इसी लेक्चर में। सो कंटिन्यू करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। अब 5 की स्टेटमेंट अगर आप देखें, अ प्लॉट ऑफ लैंड इज 180 फीट लॉन्ग एंड 121 फीट वाइड। ठीक है, मतलब एक प्लॉट है, जमीन का प्लॉट है जो कि जिसकी जो लंबाई है वो 180 फीट बता रहा है, और उसकी जो चौड़ाई है, जो उसकी विड्थ विड्थ है वो 121 फीट है। अब आगे एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि एन एकड़ इज 43,560 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ से एक अलग एमसीक्यूज बन रहा है। अगर आप ये इंफॉर्मेशन याद रखें तो आपसे कभी एमसीक्यूज में अगर ये भी पूछा जा सकता है कि एक एकड़ में कितने स्क्वायर फीट होते हैं। सो एक एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर इसने दी है, और हमें डायमेंशंस बताई हैं एक प्लॉट की। सो अब आगे कहता है कि हाउ मेनी एकर्स डज द प्लॉट कंटेन। अब अगर प्लॉट का हम एरिया लें और उसको एकड़ में अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो कितने एकड़ इस प्लॉट के अंदर होंगे, ये मतलब ये प्लॉट जो है, जो डायमेंशन जिसकी गिवन है वो कितने एकड़ का होगा। असल क्वेश्चन हमारा ये है। सो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया प्लॉट है जो कि 180 फीट लंबा है और 121 फीट जो है वो चौड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, एरिया आपको पता है किस तरह निकाला जाता है कि दोनों डायमेंशंस का प्रोडक्ट, यानी 180 को हमने मल्टीप्लाई किया है, वन है वो 21,780 स्क्वायर फीट आया है। ठीक है, तो हमने बस इस एरिया को जो स्क्वायर फीट है उसको एकड़ में रिप्रेजेंट करके लिखना है एक्चुअली में। ठीक है, तो जब उसको एकड़ में हमने रिप्रेजेंट करके लिखना है तो हमें पता है कि एक एकड़ में कितने 43,560 जो है वो 560 जो स्क्वायर फीट होते हैं। तो यहाँ पर भी हमने यही किया। हमने क्या किया, जो एरिया हमारा प्लॉट का है उसको डिवाइड कर दिया जो टोटल स्क्वायर फीट एक एकड़ में होते हैं। तो आंसर जो हमारे पास आएगा 21,780 को हमने डिवाइड करा दिया है 43,560 से, और आंसर हमारे पास यहाँ पर 0.5 आया है, यानी हाफ एकड़ जो है इस प्लॉट, ये प्लॉट जो है वो हाफ एकड़ का है। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, क्योंकि हमने इस तरह के काफी क्वेश्चन प्रीवियसली भी किए हुए हैं। बस यहाँ पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि एक एकड़ में कितने स्क्वायर फीट होते हैं। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई किसी को कंफ्यूजन आई हो तो काइंडली पूछ सकता है। रिपीट सर। अच्छा सबूर, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको एक प्लॉट का एरिया दिया हुआ है, मतलब एक प्लॉट की डायमेंशंस दी हुई है, 180 फीट उसकी लंबाई है और 121 फीट उसकी चौड़ाई है। ठीक है, फिर आगे एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि एक एकड़ के अंदर 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। और मैं आपको एक ये कह रहा था कि आपको ये फिगर याद होना चाहिए। इससे रिलेटेड भी एक एमसीक्यू आपसे अगर पूछ लिया जाए पेपर में कि भाई एक एकड़ में कितने स्क्वायर फीट होते हैं तो आप बता पाए। ठीक है, सो अब आगे सवाल है कि हाउ मेनी एकर्स डज द प्लॉट कंटेन। अब उस प्लॉट का जो हमारे पास जो प्लॉट की डायमेंशन दी हुई है, कहता है कि ये प्लॉट कितने एकड़ का है। ठीक है, अगर एकड़ में हम इसको रिप्रेजेंट करें तो कितने एकड़ का होगा। तो उसका तरीकाकार हमने यहाँ ये देखा है कि हमने सबसे पहले तो प्लॉट का एरिया फाइंड किया है दोनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कराकर। तो एरिया हमारे पास 21,780 स्क्वायर फीट आया है। अब हमने इस एरिया को जो स्क्वायर फीट में आया है उसको एकड़ में रिप्रेजेंट करना है। तो हमने सिंपली क्या किया है, हमने जो एरिया इसका अपना प्लॉट का आया है उसको डिवाइड कर दिया है 43,560 से, जो कि टोटल स्क्वायर फीट है एक एकड़ में। तो उससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें जो है हमारा एरिया है वो इन टर्म्स ऑफ एकड़ मिल जाएगा, जो कि 0.5 एकड़ है, यानी हाफ एकड़ का जो ये प्लॉट है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ सबूर। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखें, इट इज डिजायर्ड टू फेंस इन अ सर्कुलर पूल दैट हैज अ रेडियस ऑफ 8 फीट। ठीक है, हमें क्या करना है, एक सर्कुलर पूल है, मतलब सर्किल शेप का एक पूल है जिसका रेडियस 8 फीट है, उसको फेंस करना है चारों तरफ से, यानी उसके चारों तरफ जालियां लगानी है, बाड़ लगानी है। ठीक है, दिस फेंस इज टू
is to 6 feet from the edge of the pool। पर कंडीशन क्या है, वो जो फेंस हमने लगानी है वो उस जो पूल है 8 फीट के रेडियस का उससे 6 फीट दूर लगानी है, 6 फीट दूर उसके चारों तरफ लगानी है। ठीक है, ये एक नई कंडीशन है। इससे रिलेटेड हमने प्रीवियस भी एक सवाल किया था, बट इसके अंदर अभी एक इजाफा हो गया। अब दो पार्ट हमसे पूछ रहा है कि हमें क्या फाइंड करना है। हमें पहले तो ये फाइंड करना है हाउ मेनी फीट ऑफ द फेंस आर नीडेड, कि कितने मतलब फीट की जो है ना वो फेंस रिक्वायर्ड होगी अगर ये कंडीशन है। और बी क्या है, व्हाट इज द एरिया बिटवीन द फेंस एंड द पूल। और दूसरा हमें ये भी बताना है कि वो जो 8 फीट के रेडियस का पूल है, ठीक है, उससे 6 फीट दूर अगर हम फेंस लगा रहे हैं तो उस पूल और फेंस के दरमियान में जो एरिया बनेगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे जो है ना हमारी कंडीशन है। तो अब ये अगर आप शेप देखें तो ये जो जो वर्डिंग है उसमें दी हुई है क्वेश्चन में, तो वो इस तरह की, अगर आप उसको डायग्राम बनाना चाहें तो इस तरह की डायग्राम बनेगी कि ये आपने कंसिडर कर लिया 8 फीट का जो है जिसका डायमीटर है वो एक आपने सर्किल जो है वो कंसिडर कर लिया, ये आपका एक पूल हो गया। अब हमने इसकी एज से, पूल की जो एज है उससे 6 फीट दूर, 6 फीट दूर जो है वो हमने एक फेंस लगानी है, मतलब 6 फीट दूर जाके चारों तरफ सर्कुलर के फेंस लगानी है। तो ये आप देख रहे होंगे ये डॉटेड सर्किल बना है, ये फेंस का सर्किल है, और ये जो एक्चुअल पूल वाला सर्किल है उससे 6 फीट दूर है। ठीक है, अब हम आते हैं अ, अब उसकी तरफ के, अब दो सर्किल हमारे पास ये बन गए ना, एक तो पूल वाला सर्किल बन गया और दूसरा फेंस वाला सर्किल बन गया। अब अगर आप यहाँ देखें कि जो एक आउटर सर्किल हमारा होगा, आउटर सर्किल का डायमीटर क्या होगा। आउटर सर्किल का डायमीटर होगा, एक तो ये जो 8, जो इनर सर्किल का डायमीटर है +6। वेट एक मिनट, अच्छा सॉरी, ये जो 8 फीट है ये रेडियस है, डायमीटर नहीं है। तो जो 8 फीट का रेडियस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है इनर सर्किल के अंदर, प्लस हमने उसके अंदर 6 फीट जो है ना वो और इजाफा कर रहे हैं, मतलब एज से 6 फीट। तो जो आउटर सर्किल जो बन रहा है इसका रेडियस हो जाएगा 8 + 6 14। ठीक है, 14 फीट का हो जाएगा। तो अब हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि हमें कितनी फेंस रिक्वायर्ड है। तो फेंस आपको क्या, अगर आपको फेंस अब जाहिर है इस सर्कुलर शेप में लगानी है तो आप इस सर्किल का सरकमफेरेंस जो फाइंड कर लेंगे वही आपकी लेंथ ऑफ फेंस हो जाएगी। तो सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या है, C = 2πr। तो 2 फॉर्मूले का है और 3.15 इज द वैल्यू ऑफ पाई। और हमने रेडियस फाइंड कर लिया है, जो हमारा आउटर सर्किल है उसका 14 रेडियस है, तो हमने रेडियस से मल्टीप्लाई करा दिया। तो जो एरिया, जो सरकमफेरेंस हमारे पास आया वो आया 87.92 फीट। तो यानी जो ए पार्ट है, जो हमें पूछ रहा था कि लेंथ ऑफ फेंस क्या होगी, तो हमें इतनी 87.92 फीट की जो है ना वो फेंस रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, अब आते हैं हमारे बी पार्ट की तरफ, जो ये पूछ रहा है कि दोनों सर्किल्स के दरमियान में जो एरिया है वो कितना है। तो इसका सिंपल मेथड क्या होगा, पहले हम आउटर सर्किल का एरिया निकाल लेंगे और फिर इनर सर्किल का एरिया निकाल लेंगे। फिर आउटर सर्किल के एरिया से जब इनर सर्किल का एरिया माइनस करेंगे तो हमें इनके दरमियान में जो जो एरिया है वो मिल जाएगा, ये वाला एरिया। तो आउटर सर्किल, अब एरिया का फार्मूला क्या है सर्किल का, πr²। ठीक है, तो आउटर सर्किल के लिए 3.14 हमने पाई की वैल्यू रखी है यहाँ पर, और 14 स्क्वायर हमने लिया है क्योंकि जो रेडियस है आउटर सर्किल का वो 14 है, तो उसका हमने स्क्वायर ले लिया और ये मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास एरिया जो है वो 61.5.44 आया है आउटर सर्किल का। इसी तरीके से इनर सर्किल का जो है ना वो हमने एरिया निकाल लिया, 3.14 पाई की वैल्यू है और मल्टीप्लाई करा दिया क्योंकि अब इनर सर्किल का जो रेडियस है वो 8 है, तो 8 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दिया तो आंसर आया 200.96। जब इनको हमने 6 जो आउटर सर्किल का एरिया है उससे इनर सर्किल के एरिया को माइनस किया तो 414.48 स्क्वायर फीट जो है हमारे पास जो एरिया आया है वो इन दोनों के दरमियान का जो एरिया है, दोनों सर्किल्स के दरमियान का एरिया है वो हमारा एरिया है। तो इससे इस तरह से हमने हमारा बी पार्ट सोल्व किया है। आई होप कि ये क्वेश्चन सबको समझ आया है। किसी का कोई क्वेश्चन है इसको, क्वेश्चन को समझने के लिए, मतलब इसकी स्टेटमेंट या वर्ड, इसकी जो वर्डिंग है उसके अंदर, या मेथड जो हमने जिस तरह सोल्व किया उसमें किसी का कोई क्वेश्चन है। ठीक है अब्दुल कवी, एनीवन एल्स। ठीक है, अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल है, इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अब स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 7 की, अ पेंटिंग इज 38 इंचेस लॉन्ग एंड 18 इंचेस वाइड।
डायमेंशन हमें एक पेंटिंग की दी गई है कि उसकी 38 इंच लंबाई है और 18 इंचेस चौड़ाई है। There is a 3 इंच फ्रेम ऑल अराउंड द पेंटिंग। अब क्या है कि एक 3 इंच की जो है ना बाउंड्री का जो है ना फ्रेम हमने लगाया हुआ है, मतलब 3 इंच की विड्थ का हमने फ्रेम लगाया हुआ है इस पेंटिंग के चारों तरफ। ठीक है। अब कह रहा है ए पार्ट में, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फ्रेम इन स्क्वायर इंचेस। अब वो जो फ्रेम हमने इस पेंटिंग के इर्द गिर्द लगाया है उसका जो है ना वो एरिया हमें फाइंड करना है। बी पार्ट है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फ्रेम इन स्क्वायर फीट। ठीक है, तो पहले हमने एरिया स्क्वायर इंचेस में फाइंड करना है, फिर उसको ही हमने स्क्वायर फीट के अंदर उस एरिया को जो है रिप्रेजेंट करना है। आगे राउंड द नियरेस्ट टेंथ, मतलब अगर पॉइंट्स के अंदर वो आ जाता है तो हम जो है ना उसको राउंड ऑफ करके जो है ना हमने स्क्वायर फीट में एरिया बताना है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ अगर आप देखें तो ये जो डायग्राम बनी हुई है इसको थोड़ा फोकस करें। 861, आगे देखते हैं। अब दरमियान में हमने पेंटिंग रखी 38 इंचेस और बाय 18 इंचेस की। ठीक है, और हमने फ्रेम क्या है इसके ऑल अराउंड 3 इंचेस का है, तो हमने ऑल अराउंड 3 इंचेस का फ्रेम रख लिया। ठीक है, अब हमें एरिया ऑफ फ्रेम बताना है। ठीक है, सो एरिया ऑफ फ्रेम अगर हमने पिछला जो क्वेश्चन किया है जिसमें हमने दो सर्किल्स बन रहे थे, एक इनर सर्किल था एक आउटर सर्किल था, तो हमने उसमें से आउटर सर्किल के एरिया से इनर सर्किल का एरिया माइनस कर दिया था, तो हमें जो है एक्चुअल जो है एरिया मिल गया था दरमियान का। तो इसमें भी अगर हम ऐसा ही करें कि जो एक बड़ा सर्किल स्क्वायर बन रहा है उसके एरिया में से जो पेंटिंग वाला स्क्वायर है उसका एरिया अगर हम माइनस कर दें तो हमें एरिया ऑफ द फ्रेम मिल जाएगा। ठीक है, सो अब डायमेंशंस की अगर हम देखें, एरिया ऑफ द पिक्चर एंड फ्रेम, अब हम कलेक्टिव एरिया निकालेंगे पहले पिक्चर एंड फ्रेम का, फिर हम जो एरिया ऑफ पिक्चर होगा वो निकाल के उसको एरिया जो कलेक्टिव एरिया है पिक्चर एंड फ्रेम का उससे माइनस कर देंगे। सो अगर टॉप की बात करें मिसाल के तौर पे, ये 38 इंचेस ये है ना, अब इसकी डायमेंशन में इजाफा कितना हुआ है 3 इंचेस का हर साइड से, तो 6 इंचेस का इजाफा हुआ है, तो ये टोटल जो ये अब लेंथ हो गई आपकी यहाँ से यहाँ तक वो हो जाएगी 38 + 3 + 3 यानी 44 इंचेस हो गई। इसी तरह अगर मैं साइड की बात करूं, ये वाली जो साइड है, ठीक है, तो यहाँ पे 18 इंचेस तो तस्वीर की डायमेंशन है, उसके बाद 3 3 इंचेस का दोनों तरफ इजाफा हुआ है डायमेंशन में। ठीक है, तो 18 + 3 + 3 जो है ना 24 हो जाएगा। उसके बाद अब हमने एरिया निकालना है सिंपली, तो हमने 44 मल्टीप्लाई बाय 24 किया तो 1056 स्क्वायर इंचेस हमारा टोटल एरिया आ गया पिक्चर विथ फ्रेम। अब एरिया ऑफ पिक्चर की डायमेंशन, एरिया ऑफ पिक्चर हमने निकालना है, तो हम 38 मल्टीप्लाई बाय 18 कर देंगे क्योंकि 38 एंड 18 आर द डायमेंशन ऑफ द पिक्चर। सो इस तरह से एरिया 38/18 इज इक्वल टू 684 स्क्वायर इंचेस। ठीक है, सो ये दो एरिया हमारे पास आ गए, एक कलेक्टिव एरिया ऑफ द फ्रेम इन पिक्चर एंड द एरिया ऑफ द पिक्चर। अब एरिया ऑफ द फ्रेम हमने बताना है, तो हमने सिंपली दोनों जो कलेक्टिव एरिया था उससे पिक्चर का एरिया माइनस कर दिया है और हमारे पास जो आंसर है सॉरी, आंसर जो हमारे पास है वो 372 टोटल स्क्वायर इंचेस है। अब इसको हमने रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर फीट में, तो 1 स्क्वायर फीट के अंदर कितने स्क्वायर इंचेस होंगे, तो 1 स्क्वायर फीट, अब 1 फीट के अंदर होते हैं 12 इंचेस। ठीक है, सो 1 स्क्वायर फीट में 12/12 इंचेस होते हैं। ठीक है, तो 144 स्क्वायर इंचेस इन 1 स्क्वायर फीट, ये भी आपकी नॉलेज के लिए आपको ये याद रखना चाहिए कि 1 स्क्वायर फीट में कितने स्क्वायर इंचेस होते हैं। तो अब हमने स्क्वायर फीट में अगर इसको रिप्रेजेंट कराना है तो हम 372 को सिंपली डिवाइड करा देंगे 144 स्क्वायर इंचेस से, तो हमारे पास आंसर 2.7 ओ सॉरी 2 स्क्वायर फीट के अंदर आ जाएगा। सोल्व हुए। सॉल्यूशन में किसी को कोई इशू आया हो, स्टेप रिपीट, लास्ट स्टेप कौन सा। अ, बेटा वन टाइम प्लस नहीं होगा क्योंकि चारों साइड से जो है ना वो हमने फ्रेम लगाया है चारों साइड पे, तो हर साइड की जो थिकनेस जो लेंथ हाइट है वो क्या विड्थ जो है वो 3 जो है ना इंचेस है। ठीक है, इस वजह से चारों साइड से आप देखें ना, ये डायग्राम जो हमने बनाई है वो इसलिए बनाई है ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअल सिनेरियो क्या है। एक्चुअल सिनेरियो ये है कि एक तस्वीर है और उस तस्वीर के चारों तरफ 3 इंच 3 3 इंच का जो है ना वो फ्रेम है, मतलब 3 इंच की अगर आप एक इसको एक
वुडन अगर पीस काउंट कर लें तो 3-3 इंच का वुडन पीस जो है ना चारों तरफ लगा हुआ है। देट इज वाई हमने 3 जो है ना 2 बार ऐड किया है। एनीवन एल्स इसके इस क्वेश्चन के अलावा कोई और सवाल आपका? 12 मल्टीपल बाय 12 कैसे होगा? तला एक्चुअली क्वेश्चन था कि हमने जो स्क्वायर इंचेस के अंदर एरिया आया है उसको स्क्वायर फीट के अंदर जो है ना वो रिप्रेजेंट करना है। तो 1 स्क्वायर फीट में हमने पहले तो ये देखना होगा कि कितने स्क्वायर इंचेस आते हैं। तो अगर मैं 1 स्क्वायर फीट फाइंड करना चाहता हूँ, 1 मिनट रुके मैं आपको ये समझाता हूँ। अगर ये समझे कि भाई इसको कंसिडर करें ये एक स्क्वायर है जिसकी जो लेंथ है वो 1 फीट है, ठीक है। तो 1 फीट में कितनी होती है अपना क्या बोलते हैं इंचेस? 12 इंचेस होती है 1 फीट में। तो अब मुझे एरिया चाहिए 1 स्क्वायर फीट का। तो 12 बाय 12 में करूंगा ना, तो इससे मुझे एक स्क्वायर फीट का एरिया मिल जाएगा। तो 144 इंचेस आएंगी 1 स्क्वायर फीट में। तो क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखें ये भी थोड़ा टेक्निकल है और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर जो है ना वो पेपर में आते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 36 इंचेस। अब एक रेक्टेंगल शेप है उसका पेरीमीटर हमें दे दिया गया है एंड वन साइड इज 6 इंचेस लॉन्ग और उसकी एक साइड का हमें बताया हुआ है कि 6 इंच लॉन्ग है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? अब यहाँ पे एक बात गौर करने की कि हमें सिर्फ पेरीमीटर गिवन है और एक साइड ऑफ द रेक्टेंगल गिवन है, दूसरी साइड नहीं गिवन। तो एरिया फाइंड करने के लिए आपको दोनों डायमेंशन यानी दोनों साइड्स का पता होना चाहिए। तो हम पैरामीटर के फार्मूले से जो इस रेक्टेंगल का है उसके थ्रू जो है हम पहले दूसरी साइड फाइंड करेंगे, फिर हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। अमृत ने इसका आंसर दिया है 72। लेट्स सी क्या आंसर आता है। हाँ, अब जो क्या बोलते हैं लंबाई है 6 इंचेस गिवन है। अब जो फार्मूला है पैरामीटर का जो फार्मूला है वो ये है P इज इक्वल टू 2L+2W, ठीक है रेक्टेंगल के लिए। तो ये एक रेक्टेंगल है तो 36 पैरामीटर का हम यहाँ रखेंगे फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। और 2L जो है ना, L हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं जो हमारी अननोन साइड है, ठीक है। प्लस 2 into 6 कर लेंगे क्योंकि एक साइड हमारे पास गिवन है। सो ये 12 हो जाएगा। सो 2L+12 इज इक्वल टू 36। एंड देन लीनियर इक्वेशन है हमने सोल्व की है, बोथ साइड जो 12 माइनस कर दिया तो 24 इज इक्वल टू 2L हो गया, फिर बोथ साइड 2 डिवाइड कर दिया तो L इज इक्वल टू 12। अब हमारे पास एक सुफिशियंट जो है ना वो इन्फॉर्मेशन आ गई है कि हमारे पास दोनों साइड्स की जो है ना डायमेंशन पता है। जब दोनों साइड्स की डायमेंशन पता है तो हम सिंपली एरिया उसका निकाल लेंगे। ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। सो 12 into 6 इज इक्वल टू 72 स्क्वायर इंचेस। ठीक है, अमृत का आंसर बिल्कुल सही था। एनीवन एल्स जिसको कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में? आगे चलें। ओके ठीक है, अब अपने अगले सवाल की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 8 अभी हम कर रहे थे, अब हम क्वेश्चन 9 पर आते हैं। My neighbor wants to fence in 2/3 of his backyard for a dog run। ठीक है, अब स्टेटमेंट है कि एक बैकयार्ड है उसके 2/3 एरिया को जो है ना हमने फेंस करना है, ठीक है। हिज बैकयार्ड इज 900 स्क्वायर फीट इन एरिया एंड वन साइड ऑफ द प्रपोज्ड डॉग रन इज 800 फीट लॉन्ग। हाउ मेनी फीट ऑफ फेंस डज ही नीड? ठीक है, अब बैकयार्ड का एरिया भी हमें गिवन है और मतलब 9,000 स्क्वायर फीट है और हमें ये भी पता है कि इस टोटल एरिया का कितना जो है ना हमने फेंस करना है, यानी इसका 2/3 हमने फेंस करना है, यानी 2/3 इसका एरिया जो है ना हमने फेंस करना है, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर आपका ये जो परसेंटेज वाले जो फ्रैक्शन वाले हमने कॉन्सेप्ट लेक्चर लिया था वो वाला लेक्चर यहाँ पे जो है ना आपका रिकॉल हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास एक लेंथ भी गिवन है कि प्रोपोज लेंथ जो है वो 100 फीट लंबाई होनी चाहिए जो फेंस वाला इलाका है, ठीक है। यानी हमारे पास जो एक अनदर डायमेंशन है वो नहीं गिवन, अब हमें वो डायमेंशन भी फाइंड करनी है। उससे जो है ना फिर हम जो है ना टोटल जो फेंस जो रिक्वायर्ड है वो हम फाइंड करेंगे। अब आते हैं द लॉट साइज इज 900 स्क्वायर फीट, यहाँ पर आप देखें एंड ओनली हमने 2/3 यानी 2/3 उसका जो है इस टू बी फेंस्ड। तो सबसे पहले तो हम वो 2/3 एरिया निकाल लेंगे 9,000 का। सो द एरिया फेंस्ड इज 2/3 इंटू 9,000 इज इक्वल टू 6,000 स्क्वायर फीट, ठीक है। 6,000 स्क्वायर फीट का जो है ना एरिया हमने फेंस करना है। तो सिंस वन डायमेंशन इज 100 फीट, अब अगर एक डायमेंशन 100 फीट है एंड द एरिया इज 6,000 स्क्वायर फीट, सो उस एरिया से हम एक और दूसरी डायमेंशन निकाल लेंगे, यानी लेंथ इंटू विड्थ होता है ना। तो एरिया 6,000 इज इक्वल टू 100 इंटू विड्थ, यानी एक डायमेंशन हमारे पास गिवन है, दूसरी हमने एज अ डब्ल्यू रखा हुआ है, उसको हम फाइंड करेंगे।
ठीक है, तो बोथ साइड अगर हम 100 से डिवाइड कर दें तो 100 से 100 कैंसिल, विड्थ आ जाएगी, और 6000 100 से डिवाइड होगा तो हमारे पास 60 आंसर आएगा। यानी जो हमारे पास विड्थ आएगी, विड्थ हमारे पास यहाँ पर आएगी 60। विड्थ जो हमारे पास आएगी वो आ जाएगी 6000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 60। ठीक है। अब चूंकि अगर आप देखें पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, अब ये एक रेक्टेंगल की शक्ल बनेगी ना इसकी, द अमाउंट ऑफ फेंस इज द पेरीमीटर। एक रेक्टेंगल बन गया। अगर मैं देखे ना, 100/60 का रेक्टेंगल बन गया ये। ठीक है, शेप जो हमारे पास एरिया का बना है। सो अब जाहिर है हमें फेंस लगानी है चारों तरफ उसके, तो हम अगर उस रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड कर लेंगे तो हमें लेंथ ऑफ फेंस भी मिल जाएगी। सो पेरीमीटर का रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करने का फार्मूला है P इज इक्वल टू 2L प्लस 2W। ठीक है, सो P इज इक्वल टू 2 इंटू एल, एल जो हमारे पास 100 है, प्लस 2 इंटू जो W हमने लिखा है वो, तो 200 प्लस 120, P इज इक्वल टू 320 फीट जो है ना आपके पास लेंथ रिक्वायर्ड है फेंस की। तो ये दिस इज द सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन 9। इसमें भी आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई डिफिकल्टी आई है। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है, कोई आपका इसमें कंफ्यूजन नहीं है, तो हम आगे चलें। ओके, क्वेश्चन 10, गिवन अ ट्राइंगल विद ऑल द साइड्स 100W/W। अच्छा, ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। एक्चुअली हम जब कहते हैं ना कि अगर कोई चीज एक साइड पे डिवाइड हो रही है तो उसको दूसरी साइड पे ले आकर मल्टीप्लाई करा दो, या एक चीज कोई एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड करा दो। सो इन मैथमेटिक्स जो है ना, ये इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि अगर कोई इक्वेशन है, मिसाल के तौर पे एरिया इज इक्वल टू L इंटू डब्ल्यू, तो ये इक्वेशन बन रही है, एरिया की जगह मैंने 6000 रखा और L की जगह मैंने 100 रखा और W जो है वो एज इट इज रखा है। तो एक्चुअल इक्वेशन ये है। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि मैंने 100 को यहाँ पर लाके डिवाइड कराना है। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हमारा डायरेक्ट मेथड ये होता है कि कोई चीज इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे कि ये W 100W के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं यहाँ आके डिवाइड करा दूं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। बट एक्चुअली क्या होता है कि इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन में कोई भी अगर आप ऑपरेशन करते हो तो दोनों साइड करते हो। ठीक है, तो एक्चुअली में हम क्या करते हैं, बोथ साइड पे उसी नंबर को डिवाइड करा रहे होते हैं। तो हमने यही किया है, एक्चुअली बोथ साइड पे 100 से डिवाइड कराया है। इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि मैंने इस 100 को यहाँ ले जाकर डिवाइड कराया है, क्योंकि अब जब 100 से 100 डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, ये 1 खत्म हो जाएगा यहाँ से 100, और ऑब्वियसली यहाँ पर 100 जो है इस 6000 को डिवाइड करेगा। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट। ठीक है, इरफान अली, आपका ये सवाल था, आई थिंक सो आपको समझ आया होगा, और बाकी जो दूसरे हैं उनको भी समझ आया होगा कि कोई भी चीज अगर हम किसी साइड पर ले जाकर डिवाइड या मल्टीप्लाई करा रहे होते हैं या प्लस या माइनस करा रहे होते हैं, तो वो एक्चुअली में कॉन्सेप्ट ये है कि हम दोनों साइड पे उस ऑपरेशन का उलट करा रहे होते हैं। कोई भी चीज एक तरफ जाके माइनस हो रही है तो इसका मतलब है कि हम उसको किसी और साइड पे दोनों की तरफ ऐड करा रहे हैं। या कोई भी चीज जैसे अब 100 यहाँ का डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये 100 दोनों साइड डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एक साइड पे डिवाइड डायरेक्टली नहीं हो रहा। प्लस माइनस कैसे होगा, चलें ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपका क्लियर कर दूं। यहाँ पर देखें, इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें 36 इज इक्वल टू, यहाँ पे 36 आएगा, 36 इज इक्वल टू 2L प्लस 12। अब मैंने क्या करना है, 12 को जो है ना लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाना है ताकि वो 36 से जाके वो माइनस होगा। तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोथ साइड पे 12 माइनस कर रहा हूँ, मतलब माइनस का 12 बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ से ये प्लस का 12 और ये माइनस का 12 कैंसिल हो रहे हैं, और यहाँ पर 36 से -12 होके 24 हो रहा है। सिमिलरली जब 24 इज इक्वल टू 2L हो गया, तो अब मैं बोथ साइड क्या कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ है, और यहाँ से 24 से 2 डिवाइड होकर 12L आया है। तो दिस इज द बेसिकली प्रॉपर मेथड ऑफ एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग एंड डिवाइडिंग और सिंप्लीफाइंग द एनी इक्वेशन फ्रॉम फॉर द डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अभी हम अपने सवाल की तरफ जाते। अब यहाँ पर गिवन अ ट्राइंगल विद ऑल साइड द सेम लेंथ। अब हमारे पास एक तीनों साइड से उनकी लेंथ सेम है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये गिवन है। अब कहता है द हाइट इज 6 इंचेस। अब उस ट्राइंगल को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो उसकी हाइट कह रहा है कि 6 इंचेस है। ठीक है, एंड द एरिया इज 36 स्क्वायर इंच।
और उसी ट्राइंगल का एरिया अगर निकालोगे तो वो 36 स्क्वायर इंच है। ठीक है, सो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अब हमें पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करना है। अब हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में आपके दो तीन कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होंगे। पहला कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल का, कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है बेसिकली। अब यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है, ये आपको याद होना चाहिए, ये आप लिखें अपने पास। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब ये कंडीशन के मुताबिक हमने एक ट्राइंगल बनाया है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। सो इसकी जो ये वाली साइड है इसको हम बेस कंसिडर कर रहे हैं बी, और यहां से अगर आप मेजर करें तो इसकी जो टोटल हाइट है वो 6 है। ठीक है, 6 इंच की हाइट है। सो इस हाइट और बेस को हम मल्टीप्लाई कराएंगे और 2 से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आएगा। ठीक है, सो एरिया तो हमें गिवन है पहले से, एरिया गिवन है 36 स्क्वायर इंच, और हमें हाइट भी गिवन है। ठीक है, तो हमें हाइट भी गिवन है 6 इंचेस। अब अगर हमें बेस मिल जाए तो बेस मिल जाएगी तो हमारे पास एक साइड की लेंथ आ जाएगी, और क्वेश्चन में ये गिवन है कि तीनों साइड्स की लेंथ बराबर है, यानी जो बेस की लेंथ है वो बाकी दोनों साइड्स की लेंथ है। और हमें फाइंड करना है पेरीमीटर, तो ऑब्वियसली पेरीमीटर क्या होगा ट्राइंगल का, सम ऑफ द ऑल लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स हम कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो पेरीमीटर मिल जाएगा। सो सिंपली अब हम यहाँ पे बेस फाइंड करेंगे यूजिंग द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो 36 इज इक्वल टू 1/2। अब बेस एज इट इज रखा एंड हाइट की जगह हमने 6 रख लिया और एरिया की जगह यहाँ 36 रखा है। तो अब सिंपली इसको अगर हम सोल्व करेंगे, अब यहाँ पर देखिए अगेन कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, हम ये 1/2 है, अब वहां इसको हमने मल्टीप्लाई कराना है तो हम दोनों साइड क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, तो 36 से यहाँ 2 मल्टीप्लाई हुआ 72 हो गया, और इस साइड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और 1 यहाँ पर आ गया, तो 6 भी यहाँ पर आ गया, और यहाँ 70 राइट लेफ्ट हैंड साइड पे 72 आ गया। अब ऑब्वियसली हमें 6b की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें b की वैल्यू चाहिए, तो अगेन डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 6। सो यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो गया राइट हैंड साइड पे, और 72 से जब 6 डिवाइड किया तो हमारे पास जो b का आंसर आया वो 12 इंचेस आया। ठीक है, सो अमृत ने 18 आंसर निकाला था, सो 18 रॉन्ग है, 6 जो है ना बी की जो लेंथ है वो आई है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, 12 लेंथ आई है ना बी की, तो अब हमने फाइंड करना है पेरीमीटर। तो जब ऑल साइड्स इक्वल हैं तो हम 12 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो 36 इंचेस जो है इसका पेरीमीटर आएगा ट्राइंगल की लेंथ का। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। समझ आया ये सवाल? सर ये रिपीट करें, मेरी वाईफाई कट गई। ओके नवीर, इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन है? सर एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर तो यहाँ है ही नहीं, रिपीट करें, इफ साइड्स आर नॉट इक्वल देन। अच्छा, साइड्स आर नॉट इक्वल देन क्या होगा? हाँ सर, एरिया ऑफ स्क्वायर, सर साइड्स आर नॉट इक्वल देन, ये एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला बेटा विड्थ इनटू हाइट है। ठीक है, तो मतलब लेंथ इनटू विड्थ होगा, सॉरी हाइट नहीं, हाइट वॉल्यूम में होती है, लेंथ इनटू विड्थ होगा। ठीक है, मतलब दोनों डायमेंशन का प्रोडक्ट होगा। इनामुल्लाह का जो सवाल है उस पे थोड़ा मैं आपको गाइड करूं। एक मिनट, ये क्वेश्चन चला गया, वेट। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ये बताऊं कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। ठीक है, और अब ट्राइंगल की डिफरेंट टाइप्स हैं, चलो मैं आपको टाइप्स बता देता हूँ, वो डेफिनेशन भी आपके काम आ जाएंगी। ठीक है, अब और ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स जो है वो आपस में इक्वल हो और तीसरी इक्वल ना हो, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। ठीक है, और ऐसा, अब ये जो क्वेश्चन में गिवन है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, और ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा हो वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। ठीक है, बट अब फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला ऑफ एरिया सबके लिए सेम है। ठीक है, बट डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस ये आता है कि जब आप एरिया फाइंड कर रहे हो तो उसमें जो हाइट और बेस की सिलेक्शन है उसमें डिफरेंस आएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसका तो आपको पता चलेगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल का भी केस सेम है। आप जो है ये नीचे वाली साइड को बेस कंसीडर कर लोगे और यहां से आपकी हाइट होगी। ठीक है,
बट जब आप राइट एंगल ट्राइंगल की तरफ आओगे तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, अगर इस नीचे वाली को बेस कंसीडर करो, ठीक है, तो आप हाइट किस तरह कंसीडर करोगे, क्योंकि हाइट जो है ना वो बेस के साथ परपेंडिकुलर होगी हमेशा, ठीक है। तो जब राइट एंगल का केस आएगा तो आप हाइट जो है वो ये वाली जो है ना कंसीडर करोगे, ये वाली कंसीडर करोगे, और यहां से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करोगे सीधा, तो ये आपकी बेस हो जाएगी, और ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द बेस इज आपकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह से ड्रॉ करोगे, अगर राइट एंगल ट्राइंगल का वो आपको कहे और आपको कहता है साइड्स इक्वल नहीं है, ट्राइंगल राइट एंगल्ड है, और किसी बेस की आपको जो है वो वैल्यू दे रहा है, तो आप बेस इसको कंसीडर करोगे, ठीक है। वैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस कहलाता है, ठीक है। मतलब अब यूजुअली जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूस है। बट जब आप एरिया की टर्म में आओगे तो एरिया की टर्म में इसको आप बेस कंसीडर करोगे राइट एंगल ट्राइंगल के केस में, और इसकी हाइट जो है ना वो आपको गिवन होगी, तो उससे आप इजीली जो है अपना आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। और साइड्स फाइंड करने के लिए वो पैथागोरियन थ्योरम यूज होता है। मैंने इसकी वर्क प्रॉब्लम भी जो है ना वो ग्रुप में शेयर की हुई है, आप वो वर्क प्रॉब्लम सोल्व करें, और उनमें फिर आपको अगर कोई इशू आता है तो वो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहरहाल ट्रायंगल से रिलेटेड अगर मेरे कोई लेक्चर अच्छा सा मिलता है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन, अच्छा रिपीट करें। अब बेटा रिपीट में ये है कि हमारे पास इसकी मैं स्टेटमेंट आपके साथ रिपीट करता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है जिसकी ऑल साइड जो है वो इक्वल है, और उस ट्राइंगल की हाइट गिवन है 6 इंचेस, और उसका एरिया गिवन है 36 स्क्वायर इंचेस। हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। सो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए अगर आपको किसी भी एक साइड की लेंथ मिल जाएगी ट्राइंगल की, तो बाकी तो उसी के इक्वल है, तो एक ही साइड का हमने फाइंड करना है, एक साइड फाइंड करनी है ट्राइंगल की, और तीनों उसको 3 टाइम्स हम ऐड कर देंगे या 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो वही हमने किया है। एक मिनट, हमने एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फार्मूला यूज किया है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू एच, ठीक है। तो एरिया की जगह 36 रखा है, बेस को हमने एज इट इज रहने दिया है, हाइट हमारे पास 6 गिवन है, और उसको सोल्व करते हुए हमारे पास बेस जो 12 इंचेस आई है। तो हमने इस बेस को, एक साइड की लेंथ हमारे पास 12 इंचेस आई है, तो बाकी बस 6 इंचेस जो है ना वो आ गई। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होगा बेटा, पेरीमीटर का फार्मूला हर शेप के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हर ट्राइंगल के लिए भी डिफरेंट होता है, पर जो उसकी डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी शेप की चारों साइड्स का सम, या उसकी जो पूरी बाउंड्री है उसका सम कर लो तो पैरामीटर आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको फार्मूला याद नहीं भी है तो उसका कोई इशू नहीं है, आपने जस्ट क्या करना है, जो जितनी भी साइड्स हों किसी भी शेप की, वो ट्रायंगुलर हो, स्क्वायर हो, इवन अब जो सर्किल हो, सर्किल का हम पेरीमीटर को हम एज ए सरकमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। तो उसका सरकमफेरेंस हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे भी सिंपल, हमने तीनों साइड्स को ऐड किया है 3 बार, तो हमें पैरामीटर मिल गया है। 3 बार ऐड कर लो या 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात होती है, ठीक है। सो 1 मिनट से भी कम बचा है, आई थिंक हम एंड करते हैं। एंड बेस भी, ये भी आएगा क्या बेटा, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसी वजह से मैंने pythagorean थ्योरम की जो है ना वो वर्ड प्रॉब्लम आपके साथ शेयर की है। आई होप के अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, और मजीद अगर मुझे क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं इस लेक्चर के ऐड कर दूंगा। मैट्रिक्स कब कराएंगे, लेट्स सी कब कराते हैं। मैट्रिक्स के मैं आपके साथ लेक्चर भी शेयर करता हूँ ग्रुप में, आपको